बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल हकीकत की किस्त नंबर 2। गर्मी के दिन थे और वो सब चारपाइयाँ छत पर डाले खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मौसम खुशगवार था। थोड़ी देर पहले ही आंधी चली थी, सो अब हवा फर्राटे भरती चल रही थी। आमने सामने बिछी चारपाइयों के दरमियान रखी मेज़ पर चाय माँ लवाजमात के मौजूद थी। सोफ़ी सबको चाय सर्व कर रही थी। उसने चाय का कप लाकर मुईज़ को दिया, जो कि मुंडेर पर चढ़कर बैठा हुआ था। फिर वो वापस मुड़ी और अब समोसे, बिस्किट, गुलाब जामुन से भरी प्लेट और अपने लिए चाय का कप भी हाथ में था। प्लेट लाकर उसने मुईज़ के सामने मुंडेर पर ही रखी थी। हिना, तुम भी इधर आ जाओ, उसने आवाज़ देकर हिना को भी बुलाया। आती हूँ, मसरूफ़ से अंदाज में जवाब आया, मगर दर हकीकत टाला गया था। अब क्या करोगे? उसने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई कि चाय के साथ कुछ वाई भी खाए। जाहिर है कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। HEC स्कॉलरशिप आने वाला है, MPhil के लिए, उसके लिए भी अप्लाई करूँगा। हिना, क्या कर रही हो यार, इधर आ जाओ, सोफ़ी ने फिर से आवाज़ दी। अब की बार हिना ने हाथ के इशारे से जवाब दिया, मगर आई नहीं। फूफा गांव का कोई वाक़या सुना रहे थे और हिना की दिलचस्पी थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कल के न्यूज़पेपर में PCS की लेक्चरशिप की वैकेंसीज़ आई थी, तुमने नहीं देखी? नहीं, मैं तो अप्लाई करने लगा हूँ। क्या तुम करोगी? तौबा करो, मैंने अभी कुछ दिन MSc की थकन उतारनी है, इंजॉय करना है। 2 सालों के सारे रिसाले पढ़ने हैं और सारे ड्रामे देखने हैं। वो अपने प्लान से उसे आगाह कर रही थी और वो मुस्कुराकर उसके प्लान्स सुन रहा था। शादी नहीं करनी? मुइज़ ने अचानक पूछा, और सोफ़ी का पहला तासुर हैरत का था। वो रुककर उसे देखने लगी। हैरत बनती भी थी। मुइज़ और उसके दरमियान ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई थी, इशारों से भी नहीं और निगाहों से भी नहीं। और दूसरा तासुर, उसका चेहरा बुरी तरह से सुर्ख पड़ा। बको मत, वो उससे नज़रें फेर कर सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। हा हा हा, मुइज़ अपने कहकहे का गला घोंट कर हंसा। सोफ़ी ने उसे घूरते हुए उसका खाली चाय का कप उठाया और मेज़ पर रखने चली गई। यकायक फूफा के किस्से में उसे इतनी दिलचस्पी महसूस हुई कि वो वहीं हिना के पास बैठकर उन्हें सुनने लगी। मुइज़ ने सर झटका और पास रखी प्लेट में मौजूद एक गुलाब जामुन को चम्मच से आधा किया और फिर एक हिस्सा उठाकर मुंह में डाला था। वो जानता था कि जब सोफ़ी देखेगी तो दूसरा हिस्सा उठा लेगी। इससे पहले भी वो यही कर चुकी थी। समोसा भी दोनों ने मिलकर आधा आधा खाया था। शादी नहीं करनी, और उसने जोर से आंखें बंद करके मुइज़ की आंखों के तासुर को झटकना चाहा था, मगर उसकी आंखों की शोखियाँ वो सोफ़ी को खाई जा रही थी। वो मुंडेर से लग कर खड़ी थी, मगर मंजर अब बदल चुका था। वो लोग वापस जा चुके थे, चारपाइयाँ भी उठा दी गई थी। हिना खाली बर्तन नीचे ले जा चुकी थी और जब वो मुंडेर पर रखी प्लेट उठाने आई तो ये रहने दो, सोफ़ी ने मना कर दिया था। प्लेट में अभी तक आधा गुलाब जामुन जूं का त्यों पड़ा था। सोफ़ी उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाई थी। मुइज़ अगरचे उसका बचपन का दोस्त था और कज़न था। प्राइमरी तक वो दोनों साथ साथ पढ़े थे और अब यूनिवर्सिटी में फिर से इकट्ठे हो गए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा आज हुआ। उसकी आंखों का तासुर वो भौंचक्का रह गई। उसने कभी ऐसे इस तरह से इस हवाले से मुइज़ के लिए नहीं सोचा था। वो दोस्त था, बेतकल्लुफी थी, मगर मोहब्बत ये नहीं थी। मुइज़ उससे बेहद अजीज था। वो उसे कामयाब देखना चाहती थी, मगर उसके साथ जिंदगी गुजारना ये नहीं हो सकता था। जैसे ही मुइज़ की जॉब लगनी थी, फूफो ने उनके घर आ जाना था। वो जान गई थी और बहुत ही अच्छी तरह से जान गई थी। इसीलिए तो मुइज़ की नजरों की शोखियाँ उसे खाई जा रही थी। लेकिन फिर यूं हुआ कि मामलात सोफ़ी के हक में होते चले गए। ये क्या है सोफ़ी? वो बेतरह से उलझा हुआ था। क्या है मुइज़? वो हद से बढ़कर अनजान बनी। तुमने बिलाल के प्रपोजल के लिए हाँ कह दिया? वो रुका। क्या तुम अनजान थी? क्या तुम जानती नहीं थी? चलो ठीक है, मान लिया कि तुम नहीं जानती थी, तो मैं नहीं जानती थी, मगर फिर जान गई थी मुइज़। उसने एकदम उसकी बात काटी थी। फिर भी? वो तुरंत बोला, हाँ फिर भी। सोफिया ने अब वक्फा देकर कहा था। वो उसे देखते हुए नफी में सर हिलाता रहा। दुनिया का, बल्कि इस पूरी दुनिया का कोई शख्स, कोई भी दूसरा शख्स मुइज़ नहीं हो सकता। किसी भी दूसरे शख्स के पास मुइज़ जैसा दिल नहीं हो सकता, मुइज़ जैसी नजर नहीं हो सकती। वो नजर की जिससे वो सोफी को देखता है। लफ्ज मोहब्बत कम है, लफ्ज प्यार छोटा है। मैं समझ सकती हूँ, मगर तो फिर तुम कैसे बिलाल को फोकियत दे सकती हो मुझ पर? क्यों? कैसे? सोफी ने बेख्तियार अपनी कनपटी मसली थी। मुइज़, जरूरी तो नहीं जो जज्बा तुम्हारे दिल में है वही जज्बा वैसे ही शिद्दत के साथ मेरे दिल में भी मौजूद हो। अच्छा ठीक है, नहीं तो ना सही, मगर हम अच्छी जिंदगी फिर भी गुजार ही लेंगे। बल्कि उस
उल्लू के डैश के साथ जैसी जिंदगी गुजारोगी ना, उससे कहीं अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे। नहीं, सोफी ने आहिस्तगी से सर झुकाकर नफी में सर हिलाया और मुईज इतना खामोश हुआ कि साकित लगता था, जैसे बेजान बेहिस्सो हरकत। तुम बिलाल को पसंद करती हो? उसने अपना सबसे पहला खदशा सबसे आखिर में बयान किया। नहीं, सोफी ने अब तंजिया मुस्कुराहट से कहा था। तो फिर? वो ऐसा मुअम्मा, ऐसा हसास सवाल बनकर खड़ी थी जिसके सुलझाव का कोई सिरा न मिलता हो, जो किसी तरीके से हल ना होता हो, किसी तरह से समझ ना आता हो, मुकम्मल तौर पर अनडिफाइंड हो। जैसे उसने सवाल किया था, जवाब देना था, मगर वो चुप खड़ी थी। मेरी मर्जी काफी नहीं मोइज? फिर काफी देर बाद वो नरमी से बोली, ओह कमान सोफी, ये मत कहो कि तुम्हारी मर्जी मेरे साथ नहीं। उसकी बात उड़ा दी गई यूं चुटकियों में। क्यों? ये तुम्हारे साथ ही क्यों हो सकती है? सोफी चिड़ी और चिढ़कर पूछा। हम बचपन से साथ रह रहे हैं सोफी। वो हैरान हुआ और सोफी खामोश हो गई थी, थक सी गई थी। सोफी, अब भी अगर तुमने मुझे कोई सॉलिड रीजन नहीं बताया तो मैं तुम्हें थप्पड़ दे मारूंगा। वो उसकी खामोशी से चिढ़ा और उसके लहजे से लगता था कि हाँ, आज वो ऐसा ही करेगा और जरूर करेगा। सोफी ने शॉक्ड होकर उसे देखा। मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हें दुखी करूं। मान जाओ और चले जाओ। जो हो रहा है उसे होने दो। समझ लो कि वही मेरी मर्जी है। कोई बहुत ही अच्छी लड़की। शट अप। और वो बुरी तरह से धाड़ा। सोफी ने बेसाख्ता आंखें बंद करके उस लर्जिश को अपने अंदर रोका जो इस धाड़ से उसके अंदर उठी थी। उसने गहरी सांस भरकर खुद को पुरसुकून करना चाहा। मोइज का चेहरा देखा और खुद को वो बात कहने के लिए तैयार किया और फिर मोइज ने दुनिया की तलख तरीन बात सुनी, जिंदगी का बदतरीन झटका खाया, सच्ची मगर जहर जैसी कड़वी और तलख हकीकत का सामना किया था। क्या ये सब कहने वाली सोफी ही होगी? क्या ये सब सोफी ने कहा था? क्या वाकई ही में सख्त गर्मी थी, इतनी के नहा कर भी कुछ नहीं बनता था। जिस करवट लेटो वो ही पसीने में शराबो। ऐसे में अगर बिजली भी बंद हो तो वो तंग आकर उठी, एक नजर धुत सोए मोइज पर डाली। या अल्लाह, ये कैसे सो रहा है? उसे वाकई शदीद हैरत हुई थी। कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में चली आई। ये तो तय था, जब तक लाइट नहीं आनी नींद भी नहीं आनी। वो बरामदे में रखी कुर्सी पर दोनों पांव ऊपर करके बैठ गई। पूरे चांद की रात थी। चांदनी सारे सहन में खिलकर फैली हुई थी। वो जरूर इस चांदनी को एंजॉय करती अगर मच्छर ना होते तो। सी मच्छरों ने बाजमात होकर उसके पैरों पर हमला किया था और उसने सी करके हाथ में पकड़ा पंखा अपने पैरों पर दे मारा। और तो कोई तरीका इलाज उस वक्त मुयस्सर नहीं था। वो चंद लम्हे हाथ से पंखा जलती, जहाँ पर मच्छर अटैक करते हाथ रोककर वहीं पे पंखा दे मारती और फिर से पंखा झलने लगती। इस मशक से एक बाजू थक जाता तो दूसरे हाथ में पकड़ लेती। लाइट को गए घंटा हो गया था। अल्लाह, उसने जिच होकर एक दफ़ा फिर से पंखा पैरों पर दे मारा। पसीने से शराबोर, नींद से चूर आंखें, दुखता सर और ऊपर से गर्मी, मच्छरों की भिन भिन, इसे ख्वामख्वाह में ही रोना आ गया और फिर साथ में अपना एसी वाला कमरा भी याद आया। मोइज की नींद भी शदीद गर्मी से टूटी थी। वो बेड पर नहीं थी। उसे हैरत थी कि कहाँ गई। जब थोड़ी देर बाद भी वो ना आई तो वो खुद उठा और उठकर बाहर आ गया। वो बरामदे में पड़ी कुर्सी पर झूल रही थी, साथ साथ पंखे वाला हाथ भी चल रहा था। नींद की शिद्दत से हाथ रुककर ढलकता और ढलक कर नीचे गिरने लगता तो वो फौरन अलर्ट होकर फिर से झलने लगती। मोइज की नींद भग से उड़ी। ज्यादा गर्मी लग रही है, साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए वो बोला, और वो चौंकी कम, डरी ज्यादा। उफ, बंदा बता कर तो आता है, जान ही निकाल दी। वो सीने पर हाथ रखकर बोली। मोइज ने नरमी से उसे देखा। उसे उस पर तरस आया और वो अब मुश्तरका तौर पर खुद को और मोइज को पंखा जल रही थी। लाओ मैं झलता हूँ। मोइज ने उसके हाथ से पंखा ले लिया। रहने दें, उसने एहतजाज किया, मगर मोइज ने सुनी अनसुनी कर दी। वो अब उसे और खुद को पंखा जल रहा था। चंद लम्हों बाद मोइज ने उसे अपने कंधे से सर टिकाते देखा और उसके थोड़ी देर बाद वो वहीं सो गई। उसकी सांस की हमवार रफ्तार बता रही थी कि वो सो चुकी है। मोइज ने एक गहरी सांस भरी और जिस्म को ज़रा सी भी हरकत देने से रोका। वो कब से बेआराम थी वो नहीं जानता था। कुछ देर के लिए ही सही, वो यूं ही आराम कर लेती तो अच्छा था। वो अब भी उसे पंखा जल रहा था, लेकिन वो सिर्फ पंखा ही नहीं झल रहा था। सामने फैली चांदनी में देखते हुए उसका जहन बहुत कुछ सोचने के काबिल हो चुका था। एक हकीकत अभी अभी उस पर खुली थी और वो क्या ही बुरे तरीके से खुली थी। मेरा बहुत दिल था सोफ़ी के लिए। मोइज और उसकी बनती भी बहुत है, मगर जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे बस। मोइज की 25-30 हज़ार की भी नौकरी लगती ना तो मैं भाभी से मांग लेती सोफ़ी को।
चलो जो अल्लाह करे, जैसे उसकी मर्जी। अम्मा की आवाज कमरे से बाहर आ रही थी और आवाज अफसोस के शदीद तासुर में डूबी हुई थी। मोइज बेध्यानी में उनके कमरे के सामने सोफी का नाम सुनकर रुका था और ये नाम जब से सोफी की बात सुनकर आया था, ये नाम जैसे हर तरफ था। जहन में तकरार की सूरत तो दीवारों पर हरफ की शक्ल में मौजूद था। वो देख सकता था चार जानिब यही एक नाम लिखे हुए, सोफी सोफी सोफी। वो सुन सकता था इसी एक नाम की बाज़गश्त, सोफी सोफी सोफी। जहन से लेकर दिल की धड़कन थर, हर तरफ हर जानिब। पर सोफी ने तो क्या कह डाला था? तो सोफी ऐसे सोचती थी, पर सोफी ऐसे कैसे? तो वो सब कुछ खुद ही फर्ज किए बैठा था और हैरानी इतनी शदीद थी कि दुख को ढांप चुकी थी। और जब ये नाम उसने अम्मा के कमरे के सामने सुना तो रुक गया। बेख्तियार उसने अपनी कनपटी को मसला। अम्मा एकदम कमरे से बाहर निकली। उसे यूं कनपटी मसलते हुए देखकर चौंकी। क्या हुआ मोइज, सर में दर्द है क्या? उन्होंने उसके हाथ पर हाथ रखा जिससे वो कनपटी मसल रहा था। मोइज के हाथ की हरकत फौरन रुकी। अम्मा आप कब आईं? उसने हैरानी से पीछे खुले दरवाजे को देखा। मोइज, वो चौंका। जी सर में दर्द है, एक कप चाय तो बना दे। ना हमवार लहजा, परेशान चेहरा, वो कहकर अपने कमरे में चला गया। अम्मा ने पहले कभी मोइज को सर दर्द से इतना बेहाल होते नहीं देखा था। वो फिक्रमंद हुई। काश के वो सर दर्द ही होता, काश। मैं तो समझा था कि तुम इनकार करोगी। क्यों? मोइज की वजह से। बहुत अच्छी दोस्ती है तुम दोनों की। मेरी आपसे भी बहुत अच्छी दोस्ती होती अगर आप मेरे साथ पढ़े होते, मेरे साथ बचपन में खेले होते। वो उसके फौरन जवाब देने पर मुस्कुराया। वो छत को जाने वाली सीढ़ियों पर चाय का कप लिए बैठी थी जबकि वो ग्रिल के पास अपना कप पकड़े खड़ा था, यानी कि मैं घाटे में रहा। एक घूंट भर कर उसके दुपट्टे से ढके सर को देखकर उसने कहा। सोफी ने मुस्कुराहट रोकने के लिए होंठों पर जुबान फेरी और सर उठाकर सामने देखते हुए कंधे उचकाए, जैसे कहती हो मुझे क्या मालूम। वो अब दोनों हाथों में कप थामे चाय के घूंट भर रही थी। इस अंदाज पर बिलाल की मुस्कुराहट और गहरी हुई। बहुत से लोगों के दिल टूटे होंगे तुम्हारी और मेरी मंगनी से। वो साफ उसे छेड़ रहा था। सोफी के कई उम्मीदवार थे खानदान भर में, सभी उसके इखलाक के मुतासरीन में से थे। अलबत्ता बिलाल से रस्मी सी बातचीत होती थी और वजह वो शहर से बाहर जेरे तालीम रहा था। वो एकदम उठी थी, कपड़े झाड़ कर दुरुस्त किए, बिलाल के हाथ से खाली कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने कुछ हैरान होते हुए कप दिया। उसी लम्हे सोफी ने अचानक बिलाल की आंखों में देखा। शुक्र करें कि आपका दिल टूटने से बच गया। और फिर मजे से कहकर वो बड़े आराम से वहाँ से हट गई थी। वो हैरान हुआ और फिर हंस दिया। ऐसा सूफिया शुजा ही कह सकती थी। उसे इसका यही अंदाज तो भाया था। पूरे खानदान की वाहिद लड़की जिसने न सिर्फ एमएससी किया बल्कि को एजुकेशन में रहकर किया। पूरे खानदान में सिर्फ वो थी जिसने स्टैंड लिया था, जबकि बाकी सारी लड़कियों को एफए या ज्यादा से ज्यादा बीए से आगे पढ़ने की इजाजत न थी। को जाके वो को एजुकेशन ज्वाइन करती। वो यूं के सोफी ने इरादा किया और डट गई। और जब आप डट जाएं, कोशिश करने पर मुसिर रहें तो कुदरत भी एक एक करके सारे रास्तों के बंद दर वाह कर देती है। और सोफिया शुजा के लिए भला कौन बना रास्ता? हाँ, मुइज भट्टी। वो गुजरात का एक राजपूत भट्टी घराना था जिसकी पिछली नस्ल के तकरीबन सारे मर्द बाहर के ममालिक में जाकर रोजी कमा रहे थे। तालीम की इतनी अहमियत न थी इस खानदान में। उस जमाने में सिर्फ जफर, सोफी के फूफा, वाहिद पढ़े लिखे मर्द थे। लेकिन जैसे जैसे पैसा आता गया, चंद फैमिलीज शहर में शिफ्ट होती गयी और शहर में आकर बच्चों को अच्छे स्कूल्स में एडमिशन लेकर देते रहे। इन्हीं घरानों में एक सोफी के मामू का घराना भी था। बिलाल 5 बहन भाई थे और पांचों के पांचों तालीमी मैदान में एक से बढ़कर एक साबित हुए। ये वो जमाना था जब कंप्यूटर साइंस का बहुत चर्चा था। बिलाल अपना एमएससी करने के लिए लाहौर हॉस्टल में रिहाइश पजीर था। उसने मैट्रिक के बाद सारी तालीम लाहौर ही से हासिल की थी। उन्हीं दिनों उड़ती उड़ती खबर उस तक पहुंची थी कि उसकी फूफो की बड़ी बेटी सोफी ने को एजुकेशन में पढ़ने की जिद की है। गो के वो खुद एक ऐसे ही मखलूत इदारे में तालीम हासिल कर रहा था, मगर वो अपने खानदान की लड़कियों के लिए ये हरगिज पसंद नहीं करता। ये खबर सुनकर उसे बुरा लगा। सोफी से उसकी इतनी बातचीत नहीं थी, लेकिन बिलाल के बहन भाइयों से सोफी की बहुत अच्छी सलाम दुआ थी और आना जाना भी जाहिर है होता ही रहता था। उसे सोफी कुछ अक्खड़ मिजाज और रूड सी महसूस हुई। पता था कि उनके खानदान में अक्सर बेजोड़ शादियां होती हैं, मगर होती भी खानदान में ही है तो इतनी आला तालीम का मकसद। कल को फिर मसला खड़ा होगा कि जी अब पढ़े लिखे मर्द से शादी करनी है। उसे ये बात बहुत दूर तक जाती दिखाई दे रही थी। पूरे खानदान के चंद घराने शहर में आबाद थे, बाकी तो सब आज वाला में ही सुकूनत इख्तियार किए हुए थे। इसी तरह तालीम भी चंद इन्हीं शहरी घरानों में ही महदूद थी। कल कलां को खपना उसने खानदान में ही था, तो ऐसे में
اور ان کا خاندان ایک سخت روایت پسند خاندان تھا جس میں شادیاں اپنوں میں ہی کی جاتی ہیں۔ وہ خاندان کسی بھول بھلائیاں کی طرح تھا، سرنگ در سرنگ مگر آپس میں جڑے ہوئے۔ خیر میری بلا سے بلال نے یہ سوچ کر اپنی جان چھڑائی تھی، مگر نہیں جانتا تھا کہ یہ بلا اسی کے حصے میں آنی تھی اور اس کی اپنی مرضی سے ہی آنی تھی۔ آج بلال سے بڑی بہن کی منگنی تھی، ساری کزنز جمع تھی۔ وہ کچن میں پانی پینے آیا تھا کہ صوفی ٹرے اٹھائے کچن میں داخل ہوئی۔ وہ 3rd ایئر میں تھی اور نیا شوشہ چھوڑا تھا MSc کرنے کا۔ عمر کے لحاظ سے وہ معیز اور صوفی سے بڑا تھا، مگر پھر بھی یہ ایج ڈیفرنس باقی کزنز کے مقابلے میں کم ترین سطح پر تھا۔ باقی سب صوفی سے اتنے بڑے تھے کہ صوفی کسی کو پاجی اور کسی کو بھاجی کہہ کر بلاتی تھی۔ معیز تو خیر منتوں مرادوں کے بعد ملنے والا بچہ تھا، جبکہ صوفی کے ابا شجاع کی شادی دیر سے ہوئی تھی، انہیں اسٹیبلش ہونے میں کافی وقت لگا تھا۔ ایسی سلام دعا تو بلال کی صوفی سے کبھی کبھی ہوتی ہی رہتی تھی، مگر آج اس نے اس سلام دعا میں بطور خاص صوفی کو غور سے ملاحظہ کیا تھا، اور پھر اس شام ہونے والی گفتگو یہ اسی خراب دماغی حالت کا نتیجہ تھا کہ وہ PCS کا امتحان کلیئر نہیں کر پایا تھا۔ میں معیز بھٹی، میں PCS کا ایگزام، اسے لگا کہ اس کا پوزیشن ہولڈر ہونا ایک گالی تھا، ایک تانا تھا، منہ پر الٹے ہاتھ سے پڑنے والا تمانچہ تھا۔ یہ اس کی زندگی کی دوسری بڑی بے یقین صورتحال تھی جس کا وہ شکار ہوا تھا۔ کہنے کی بات نہیں تھی، وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا تھا۔ وہ ان کے لیے پارس تھا، ایسا پارس جو غریبی کو چھوتا تو وہ امیری بن جاتی، بدحالی کی طرف نظر کرتا تو وہ خوشحالی میں بدل جاتی۔ اور اس نے کیا کیا؟ کیا محبت اس قابل تھی کہ اس کے لیے وہ اپنے گھر والوں کو برباد کر دیتا؟ ٹھیک ہے اس کا وجود محبت کھا جاتی، لیکن اس سے جڑے رشتے وہ کسی طرح سے کسی طور سے بھی اس بات کے مستحق نہیں تھے کہ وہ اس کے محبت سے متاثر ہوتے۔ وہ ہرگز بھی مستحق نہ تھے۔ اور پھر اس نے وہ راز پا لیا کہ جسے توازن کہتے ہیں۔ اس نے اپنے دل کو محبت کے لیے کھلا چھوڑ دیا، مگر ذہن کو متاثر نہ ہونے دیا۔ کوئی حق حاصل نہیں تھا محبت کو کہ وہ اسے اس طرح سے ناکارہ کر دیتی کہ اس کے جاگنے کے اوقات لائٹ سے مشروط ہو چکے تھے۔ رات کی نیند بھی دن میں پوری کرنے کی کوشش کرتی مگر ناکام ہوتی۔ اسے معلوم تھا 1 گھنٹے بعد بجلی نے چلے جانا ہے، تو وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ گہری نیند میں تھی کہ کسی نامانوس سے شور سے آنکھ کھلی تھی۔ وہ چند لمحے آوازوں سے صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتی رہی۔ آوازیں کچھ شور سا بننے لگی تھیں۔ وہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر پیروں میں چپل اڑس کر باہر آئی تو ہاں، اپنی انگلیوں کو کھلے منہ پر رکھ کر اس نے بے یقینی سے معیز کو دیکھا، پھپھو اور پھوپھا کو دیکھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور پھر معیز نے اسے اپنی طرف آتا دیکھا۔ انتہائی بے یقینی سے اس نے جنریٹر کی سطح پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تم نے بتایا نہیں؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ سرپرائز، معیز نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ اب اس کے پاس کھڑی پوچھ رہی تھی۔ انسٹالمنٹ پہ لیا ہے۔ معیز اب جنریٹر کو گھسیٹ کر صحن کے ایک طرف رکھ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ آسمان کو دیکھ کر شکر کی سانس بھری۔ یہ کسی نعمت سے کم ہرگز نہیں تھا۔ گجرات میں گرمی نہیں آگ برستی ہے، اور ایسے میں لوڈ شیڈنگ۔ اوہ میرے اللہ، شکر ہے تیرا، لاکھ شکر ہے۔ بار بار وہ زیر لب یہ جملہ دہراتی رہی۔ وہ اس ماحول میں رہنے کی عادی نہیں تھی، اور عادی بنتے بنتے مشکلات سے لڑتے لڑتے اس کے بال سفید ہو جانے تھے، ہڈیاں گھس جانی تھی اور کھچا ہوا ماंس ڈھلک جانا تھا۔ اوہ میرے اللہ، شکر ہے مولا، احسان ہے تیرا، جتنا شکر کر۔ وہ 12x12 کا ہی کمرہ تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے والی دیوار کے ساتھ ڈبل بیڈ تھا، ساتھ میں سائڈ ٹیبلز، ایک طرف ڈریسنگ اور بیڈ کے دوسری طرف ایک الماری، اور لیجنگ کمرہ پر ہو گیا تھا۔ ایسے میں معیز نے بڑی مشکل سے گھسیڑ گھساڑ کر اپنی کمپیوٹر ٹیبل کمرے میں فٹ کر لی تھی، عین الماری کے ساتھ، اور اسی کمپیوٹر ٹیبل کے آگے بیٹھا وہ بار بار گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر اسے چھوٹے تخت پر نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ آج نماز معمول سے کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تھی۔ پورا گھر جنریٹر کی عنایت کردہ بجلی کی وجہ سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے سارے گھر کی لائٹیں جلائی ہوئی تھیں کہ جنریٹر کی بجلی مفت کی بجلی لگتی تھی، اور پھر یہ بجلی سردیوں میں تو ہونی نہیں تھی کہ گیس ہوگی تو جنریٹر چلے گا نا۔ معیز نے سر جھٹک کر پھر سے کمپیوٹر پر نظریں جمائیں۔ اسی دوران وہ چہرے کے گرد سے دوپٹہ کھولتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا معیز؟ بیڈ پر اس کی طرف آ کر بیٹھتے ہوئے وہ بچوں کے سے اشتیاق سے بولی تھی۔ معیز نے مڑ کر اسے دیکھا، چند لمحے اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔
और फिर रुख वापस मोड़ लिया। नमाज आज लंबी नहीं हो गई तुम्हारी? हाँ, शुक्राने के नफल पढ़ रही थी, सादगी से कहकर वो दोनों टांगे ऊपर करके बेड पर बैठ गई। और अभी तो और भी लंबी होनी है। अच्छा, वो कैसे? वो अपने काम में मसरूफ़ बोला था। जब एसी आएगा, जब गाड़ी आएगी, जब हम इस घर को रेनोवेट करवाएंगे, जब अमेरिकन स्टाइल में किचन बनवाएंगे, तो हर एक चीज़ के लिए नफल पढ़ा करोगी ना? वो एक के बाद एक ख्वाहिश गिनवाती चली गई थी। वो कोई ताना था ना तंज, बस अपनी ख्वाहिशात का इजहार था। और मोइज़, उसका माउस पर चलता हाथ रुका, नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पर साकित होकर रह गई थी। वो इन सब सहूलियात की आदी थी, वो इन सहूलियात में पल कर बड़ी हुई थी। नसीब ने उसकी शादी मोइज़ से करा तो दी और वो एडजस्ट भी हो ही गई थी, मगर फिर भी सारी उम्र वो इन सहूलियात को हासिल करने की ख्वाहिश में मुब्तला रहेगी, अपने दिल को मारती रहेगी, गिन गिन कर पैसे बचाया करेगी ताकि वो मुख्तलिफ़ इंस्टॉलमेंट पर ली हुई चीज़ों की किस्तें अदा कर सकें। अच्छा खा नहीं सकेगी, अच्छा पहन नहीं सकेगी। मोइज़ ने दफ़तन आंखें बंद करके अपने हलक से कुछ नीचे उतारा था। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं थी? क्या ये उसका हक़ नहीं था कि वो अपने लिए अपने बराबर का ज़िंदगी में मादी चीज़ों की अहमियत होती है और न ज़िंदगी में मादी चीज़ों की अहमियत होती है, और अगर नहीं होती तो वो मादी रवैया होता है। उसने कभी मोइज़ से कुछ नहीं मांगा था। जैसे हालात थे, जितनी माली इस्तिताअत थी, वो इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। कभी ताना नहीं दिया था। ये था उसका गैर मादी रवैया। मगर ज़रूरतें, वो तो मादी चीज़ों से ही पूरी होती हैं। पेट का 3 वक्त का खाना मोहब्बत नहीं भरती। मोइज़ को आज वो खलीज जितना फ़र्क बड़ा वाज़िह होकर नज़र आया था। वही फ़र्क जो कुछ अर्सा पहले तक उसे नज़र ही नहीं आता था, और ये इतना बड़ा फ़र्क था कि मुँह खोले उसको निगल जाने को बेताब था। मामी ने बड़ी अच्छी तरबियत की थी दोनों बेटियों की। वो दोनों खाना बनाने और घर संभालने में ताक थीं, मगर ये कि हमेशा से घर की सफाई सुथराई का काम हमेशा से उनके यहाँ काम वालियाँ करती थीं। उन दोनों ने तो कभी झाड़ू तक नहीं पकड़ा था, मगर काम वाली से बड़े अच्छे तरीके से घर साफ़ करवा लिया करती थीं। और यहाँ आकर शादी के बाद मोइज़ ने ख़ुद उसे बिना किसी हुज्जत के, बिना किसी उज़र के घर की सफाई करते देखा था। उसे यकदम एहसास हुआ था कि वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कंप्रोमाइज़ किए हुए थी। सारी उम्र वो वैसी ही ज़िंदगी हासिल करने की तगदो में मसरूफ़ रहेगी जैसी कि वो अपने माँ बाप के घर गुजार कर आई थी, और पता नहीं कहाँ कहाँ सब्र करेगी और कैसे कैसे जबर करेगी। क्या ये ज़्यादती नहीं थी? क्या एक अमीर घर की लड़की को हक़ नहीं है कि वो अपने लिए अपने जैसा ही मालदार जोड़ हासिल कर सके? और यही पहले मामूली सा नज़र आने वाला फ़र्क बाद में खलीज जितना बड़ा और गहरा होकर लव मैरिजेज़ में से लव को खा जाता है और इंजाम तलाक की या मुसलसल अज़दवाजी चपकलशों की सूरत में निकलता है। मुआशरा गवाह है। मुगीरा बाजी की मंगनी की तकरीब ख़त्म हुई तो सब लड़कियों ने इधर ही बिलाल के घर डेरा डाल लिया था। आज इतने अरसे बाद सब इकट्ठे हुए थे। रत जगह का प्रोग्राम बन चुका था। सोफ़ी सबके लिए चाय बनाकर लाई थी। आपको नहीं लगता कि आपका को एजुकेशन में पढ़ने का फ़ैसला गलत है? वो अपना चाय का कप लेकर बैठी ही थी कि उसने बिलाल को कहते सुना। वो बुरी तरह से चौंकी। हाज़रीन ने भी गर्दन घुमाकर बिलाल को देखा। नहीं, बड़े इत्मीनान से जवाब आया था। आप अपनी पोजीशन ख़राब कर रही हैं। वो कैसे? आप अच्छी तरह से जानती हैं अपनी रिवायात को भी और अपने ख़ानदान को भी। तो वो जैसे उसे ज़िच करने के मूड में थी। आला तालीम हासिल करने का फ़ायदा, जबकि ये भी पता हो कि किसी ने जॉब तो करने नहीं देनी। वो चुभते हुए लहजे में बोला। और बस? सोफ़ी इत्मीनान से मुस्कुराई, यूँ जैसे वो इसे इसी पॉइंट तक लाना चाहती हो। आपके लिए तालीम जॉब हासिल करने का ज़रिया होगी, जबकि मैं ऐसा नहीं सोचती। उसने बिलाल की ठंडी सी बेइज्जती की। मेरे लिए तालीम शऊर का नाम है। मैं घर बैठकर रिश्ते का इंतज़ार नहीं कर सकती। ख़ानदानी सियासतों पर सैर हासिल बहस नहीं कर सकती। फजूल किस्म की लड़ाइयों का हिस्सा नहीं बन सकती। किसी ने क्या पहना, क्यों पहना, कैसा पहना, ये क्या किया, क्या लिया, क्या नहीं लिया, आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना। ज़िंदगी बड़ी अहम शय है, मैं इसे समझना चाहती हूँ, और समझने के लिए शऊर का होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूँ, जब कोई मेरे साथ बुरे तरीके से पेश आए तो मैं उसके साथ अच्छा रवैया रख सकूँ।
चलो अच्छा ना सही, कम अज़ कम खामोश रहना ही सीख लूँ। ये सब वसअतुल क़ल्बी से आता है, मगर कल्ब को वसी होना कौन सिखाता है बिलाल भाई? ये ज़हन ही होता है। क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं? वो कुछ देर रुकी तो बिलाल हैरत से उसे देखता रहा। वो उससे इतने तफसीली जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। और क्या जानने की कोई हद है? तालीम जानने का एक ज़रिया है, जॉब हासिल करने का नहीं। मैंने मैथ को भी इसीलिए चुना कि ये हमें समझना सिखाता है, समझे बिना हासिल नहीं होते, और सवाल समझने का एक तरीका होता है। स्टेप बाय स्टेप सवाल को खोला जाता है, हल की तरफ ले जाया जाता है, और फिर आखिरी स्टेप पर सवाल हल हो जाता है एक मंतकी दलील के साथ। एक ऐसी मंतकी दलील कि जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ज़िंदगी के मसाइल भी समझ से हासिल होते हैं, और मैं वो सब समझ सीख लेना चाहती हूँ। आपको लगता है कि ये घर बैठे, आपको लगता है कि हमारे तालीमी इदारे शऊर सिखा रहे हैं? बिलाल ने फ़ौरन कहा था, नहीं, वो डिग्री लेना सिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे किया जाए ये सिखा रहे हैं। मगर फिर भी इन सब चीज़ों के माबैन कहीं ना कहीं तालीम डिलीवर हो ही रही होती है, और वो फ़र्क कायम कर देती है जिससे हम किसी को अनपढ़ और पढ़ा लिखा कहते हैं। किताबों में इखलाकियात का दर्स होता है, ये अब तालिब पर मुनहसिर होता है वो कितना सीखता है और फिर उस सीखे हुए को मुआशरे में कैसे अप्लाई करता है। बिलाल भाई, मैं ज़रा चीज़ों को अमूमी ज़ाविये से देखने से, तालीम का सबसे पहला मकसद बिहेवियरल चेंज होता है, और मुझे एतराफ़ है कि आजकल की तालीम अपने पहले मकसद को ही पूरा करने में नाकाम है। वो किसी मुबाहसे की शरीक लग रही थी। मसलन बिलाल ने पूछा, भाई तालीम सीख के झूठ मत बोलो, और हम बोलते हैं खुल्लम खुल्ला एलानिया, और यही तो नाकामी है। वो यूँ बात कर रही थी जैसे ज़्यादा दलाल देने पर उसे ट्रॉफ़ी मिलनी हो। आप क्या समझती हैं, ख़ानदान वाले कभी इसकी परवाह नहीं करेंगे? आप जानती हैं कि वो आप पर उंगलियां उठाएंगे। बिलाल ने जानबूझकर किरदार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। उसका अंदाज, वाह, ऐसे कैसे उंगलियां उठाएंगे? ये मोइज़, ये भी तो होगा ना वहाँ। ये मेरा खून ना पी जाए अगर मैं कोई हैंगी भैंगी करूँ तो। वहीं पे शूट ना कर दे, मुझे गाड़ के ना रख दे। अब वो मज़ा लेते हुए बोली थी, और वो सब उन दोनों की तरफ मतवज्जा होकर उनकी बहस सुन रहे थे, हंस पड़े थे। और यूँ मोइज़ भट्टी सोफ़िया शुजा के लिए एक रास्ता बन गया। हर तरह के इतराज़ात का मुंह यही कहकर बंद किया गया था, अरे मोइज़ भी तो होगा ना सोफ़ी के साथ, अकेली थोड़ी है वो।